खबरों के बीच में कई सारी पेचीदगियां छिपी होती हैं। जब आप इनको एनालाइज करते हैं तो फिर एक नई तस्वीर उभरती है। उन तस्वीर को लेकर हम आते हैं आपके लिए मिस्टर एनालाइजर में। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है साहब, लेकिन क्या चुनावों का मौसम खत्म होने जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द अब आपके सामने 3 और राज्य आते हुए दिखाई देंगे जहां चुनाव होने जा रहे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में इस बात के संकेत स्पष्ट तौर से दिए हैं और बहुत जल्द यहां चुनाव की घोषणा भी होने वाली है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव क्या मायने रखेगा, आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जबरदस्त कवायद चल रही है, जहां पर एनडीए कुनबा अपने आप को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर महाविकास अघाड़ी क्या अपने आप को एक साथ रख पाएगी? क्या महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे? सवाल कई हैं, जवाब हम आपको बताएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस, लेकिन क्या यही स्थिति होती हुई दिखाई देगी? हरियाणा की भी पूरी डिटेल जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ साथ आज जो हम सबसे बड़ी बात आपके सामने करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया भर में भारत को मिलाकर प्रचंड गर्मी का एक ऐसा दौर चल रहा है जिसने हजारों लोगों को लील लिया है। आज हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां या तो हमें पर्यावरण के साथ चलते हुए दुनिया के तमाम लोगों को बचाना पड़ेगा, भारतीयों को बचाना पड़ेगा, अन्यथा हमें एक ऐसे दौर के लिए तैयार होना पड़ेगा जहां मौतें चारों तरफ होंगी। दरअसल अगर मैं आपको एक लाइन कहूं, अभी कोविड के बाद दिल्ली में पहला मौका है जो तमाम श्मशान घाटों में इतनी भीड़ है साहब, इतनी भीड़ है दिल्ली में, लोग मर रहे हैं चारों तरफ और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आइए सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चुनाव। तो चुनाव का दौर हमारे देश में जबरदस्त चलता रहता है साहब। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, लेकिन उसके साथ ही बाकी विधानसभा के चुनाव अब सिरे पर है। ऐसे में सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, इसलिए क्योंकि विधानसभा के चुनाव को 30 सितंबर से पहले कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का सामने है। अब ऐसे में चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या इस चुनाव को वो संयोजित तरीके से करा सकेंगे। जो अभी तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस था, पूरा किया जा चुका है। जो वोटर लिस्ट तैयार करने की बात है, उसे पूरा किया जा चुका है। लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, मॉडिफाइड वोटर लिस्ट की तैयारी भी पूरी चल रही है। बहुत जल्द मॉडिफाइड विधानसभा के लिए वोटर लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। अब ऐसे में चुनाव आयोग कब चुनाव करा सकता है? अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, रक्षाबंधन के आसपास यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते में आपको इस बात की जानकारी मिल सकती है कि चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसके साथ साथ इस बात को लेकर भी बात स्पष्ट होती जा रही है कि शायद एक फेज में मतदान नहीं होगा, मतदान तकरीबन 4 या 5 फेज में होगा। चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद और उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये चुनाव 2014 के बाद हो रहे हैं विधानसभा में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब साथ ही साथ इस बात पर भी जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव जो अभी लोकसभा का हुआ है, उसमें जो सफलता, अपार सफलता मिली है, वो बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है चुनाव आयोग को कि जल्द से जल्द आगे बढ़ते हुए वो इस चुनाव को कराएं। लेकिन इसके लिए तैयारियां पूरी करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थे। उन्होंने वहीं से योग की एक जो 21 तारीख को जो योग का पूरा दुनिया भर में योग दिवस हम मनाते हैं, उससे लेकर पूरा योग किया। और उसके एक दिन पहले यानी कि 20 तारीख को उन्होंने इस बात के पूरे संकेत दिए कि जम्मू कश्मीर की जनता बहुत जल्द अपनी खुद की सरकार चुनेगी और राज्य का दर्जा भी प्राप्त करेगी। देखिए उन्होंने क्या कहा। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। तो प्रधानमंत्री ने संकेत साफ दे दिए हैं, तैयारियां पूरी चल रही हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। अब यहां पर समझना जरूरी है कि किस तरह से मतदान हुआ और कैसे हुआ है। जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 50% से ज्यादा वोटर परसेंटेज है और ये अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जम्मू के क्षेत्र में 2 सीटें जीती हैं।
उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जीत हासिल हुई, वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और उसके बाद जुगल किशोर शर्मा जम्मू की सीट से उन्होंने अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर जीतते हुए देखा। कश्मीर घाटी में 2 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो स्थिति वहां पर बनती दिखाई दे रही है, अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम 2014 के विधानसभा की बात करें तो 2014 का विधानसभा क्या था? 2014 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी और 23.2% वोट शेयर था। पीडीपी के पास 28 सीटें थी, 22.9% वोट शेयर था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 सीटें थी, 21% वोट शेयर था। कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, 18.2% वोट शेयर। निर्दलीय के 3 उम्मीदवार जीते थे, 6.9%, और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी, यानी कि 7.8%। 2014 में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। जाहिर सी बात है, इसके आधार पर वहां पर जो बदलाव देखने को मिल रहे थे वो सरकार 1 साल तक चली थी और उस 1 साल में पत्थरबाजी की बहुत घटनाएं हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए पीडीपी से अपने गठबंधन को तोड़ा और उसके बाद से राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 2019 में, जैसा कि हम सब जानते हैं, धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की फिजा एक अलग तरीके से बदलती हुई दिखाई दी। चुनाव टलता गया और अब अंततः यह मौका मुफीद पाया गया है जब चुनाव होने जा रहा है। अब ऐसे में महत्वपूर्ण यह भी है कि हम इस बार लोकसभा के जो चुनाव है उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो कैसा है। 58% वोटिंग परसेंट इस बार माना गया है जो कि लोकसभा के चुनाव में है, जिसमें 24.32% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर रहा है जो कि सबसे ज्यादा है। निर्दलीय उम्मीदवारों का वोट शेयर 23.89% रहा है और कांग्रेस को 19.28% वोट शेयर मिला है। पीडीपी को 8.53% वोट शेयर मिला है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती अपनी सीट हार गई, ठीक वैसे ही जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया उमर अब्दुल्ला को भी करारी हार झेलनी पड़ी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें वहां पर जीती हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि आखिरकार तालमेल क्या होता दिखाई देगा, कैसे सीटों का प्रभाव बनता दिखाई देगा और क्या वजह थी कि पीडीपी के मुखिया और उसके साथ साथ अब्दुल्ला ये दोनों अपनी सीटें हार गए। तो सबसे पहले समझिए कि आखिरकार इन नेताओं को क्या झेलना पड़ा। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बही है। तमाम केंद्रीय जो योजनाएं हैं उनका फायदा लोगों तक पहुंचा है। लोगों को भारत के साथ मिलकर रहने की एक नई अनुभूति प्राप्त हो रही है क्योंकि अब एक बैरियर नहीं है। इसके साथ साथ आतंकवाद में बहुत कमी आई है। जो पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके लोग आते थे या फिर यूं कहें कि जो घुसपैठिया होता था वो घुसपैठियों का माहौल कम हुआ है, पत्थरबाजी कम हुई है। हुर्रियत और इस तरह के तमाम अलगाववादी संगठनों पर काफी नियंत्रण पाया गया है और घाटी में आज काफी शांति है। ऐसे में जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर है और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह निकल कर आ रही है कि आज जम्मू कश्मीर में एक बिजनेस का माहौल भी है। पर्यटक बड़े पैमाने पर वहां पर पहुंच रहे हैं। इन बदलती हुई परिस्थितियों को देखकर जो तमाम नेता मानते थे कि उनकी राजनीति अलगाववाद पर आधारित है, जैसे कि पीडीपी के मुखिया महबूबा मुफ्ती, उन्हें कड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी। लोगों ने उन्हें बताया कि उनकी राजनीति उन्हें पसंद नहीं है। उमर अब्दुल्ला हालांकि अलगाववाद की भाषा नहीं बोलते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए दिक्कत यह थी कि उनका मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति के साथ था जो कि है तो जेल में, लेकिन उनके बेटे ने जबरदस्त जुनून के साथ वहां पर लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। इंजीनियर के साथ जो उनकी जो लड़ाई थी, यह अपने आप में एक लैंडमार्क, एक जनादेश आप इसे कह सकते हैं, जहां एक जेल में राशिद इंजीनियर जो कि जेल में बंद होने के बावजूद अपना चुनाव जीत जाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पब्लिक कनेक्ट बहुत जबरदस्त है। वो जेल में क्यों है? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो जेल में है। पीएमएलए केस उनके ऊपर लगा हुआ है और अभी 1 साल से जेल में है। उन्हें अभी तक बेल नहीं मिला है, लेकिन शपथ लेने जा रहे हैं। अब ऐसी बदली हुई फिजा में आइए अब आपको जो वहां के राजनीतिक समीकरण हैं सबसे पहले वो समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के क्षेत्र में अपने आप को ज्यादा फोकस करेगी। 90 विधानसभा है कुल जम्मू कश्मीर में, जो कि विधानसभा की सीटें हैं। इसमें से जम्मू रीजन में पहले 43 सीट्स हुआ करती थी, अब ये 47 हो गई हैं डीलिमिटेशन के बाद से। और जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पहले के मुकाबले कहीं और ज्यादा बेहतर होती भी दिखाई दी थी।
अगर हम 2014 की विधानसभा की बात करें तो उसमें 87 सीट्स पर चुनाव हुए थे, जिसमें जम्मू की 37 सीटें थीं और वहां पर काफी ज्यादा अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वो जम्मू कश्मीर पर अपना फोकस रखेंगे। वो सभी सीटों पर जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनके उम्मीदवार भी इसी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि वो घाटी के क्षेत्र में छोटे पार्टियों से अपना गठबंधन करेगी, जिनको उन्होंने लोकसभा के चुनाव के समय मदद भी की है। अब इसके साथ साथ बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा था। अभी तक जो संकेत आते हुए दिखाई दे रही है, दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगी। जो गुपकर अलायंस की बात थी, जिसमें पीडीपी और उसके साथ साथ सीपीएम भी शामिल थी, अब गुपकर अलायंस नहीं काम कर रहा लोकसभा के चुनाव के बाद से। यानी कि कांग्रेस और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने से घाटी के क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई आपको दिखाई देगी। पीडीपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज भी उसके ऊपर अलगाववादी पार्टी, अलगाववादी सेंटिमेंट्स को हवा देने का एक बहुत बड़ा काला धब्बा लगा हुआ है, जो कि लोग उसके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते। पीडीपी का घटता वोट शेयर यह बता रहा है कि पीडीपी की अपील आज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें गेम यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू के क्षेत्र के लगभग सभी सीटों पर अपनी बढ़त बना लेती है और घाटी में छोटी पार्टियों का अलायंस के साथ अगर उसे वहां पर भी 4 से 10 सीटों पर बढ़त मिल जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार पहली बार बन सकती है। और अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ कांग्रेस का फोकस देखें, तो उनको यह लगता है कि अगर जम्मू के क्षेत्र में उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, घाटी में, और खास करके कांग्रेस का, और घाटी के क्षेत्र में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, तो छोटी पार्टियों को मिलाकर वो अपनी सरकार बना सकते हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में अभी स्थिति यही बनती हुई दिखाई दे रही है और इसी रास्ते पर चुनावी प्रक्रिया आगे भी बढ़ती आपको दिखाई देगी। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का चुनाव साहब बिल्कुल ही जबरदस्त होने वाला है विधानसभा का, और वो इसलिए क्योंकि ऐसी जोड़ तोड़ वाली राजनीति महाराष्ट्र ने आज तक देखी नहीं थी। महाराष्ट्र में स्थिति क्या है? जैसा कि हमने देखा लोकसभा में भी जब चुनाव हुए, उस वक्त भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि महाराष्ट्र की जनता कहां और कैसे वोट देने जा रही है। जैसे कि अभी आप सीटों का आंकड़ा देखिए, लोकसभा में 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस को 13 लोकसभा की सीटें मिली 16.92% वोट शेयर के साथ। शिवसेना उद्धव ठाकरे को 9 सीटें मिली 16.52 वोट परसेंट के साथ। यानी देखिए वोट शेयर एक भी है, लेकिन सीट्स का आप अंतर देखिए। भारतीय जनता पार्टी को 9 सीट हासिल हुई 26.18% वोट शेयर के साथ। एनसीपी शरद पवार, जो कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, उसको 8 सीटें मिली 10.27% वोट शेयर के साथ, और शिवसेना शिंदे ग्रुप को 7 सीटें मिली 12.95% वोट शेयर के साथ। एनसीपी अजीत पवार गुट को 1 सीट मिली 3.46% के साथ। यानी कि कुल मिलाकर आप देखें तो इतने बड़े पैमाने पर बड़ा विघटन वोटों का महाराष्ट्र में एक बहुत लंबे अरसे के बाद आज देखने को मिला है। ऐसी स्थिति में जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, खींचतान का दौर बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। जैसा कि हम आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने आप को बहुत बड़े पैमाने पर बैकफुट पर देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की अभी एक मीटिंग चल रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और पंकजा मुंडे के साथ साथ आशीष शेलकर भी इस बैठक में शामिल हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में अभी स्थिति यह बन रही है कि कैसे वो समन्वय बनाते हुए अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चल सके। शिवसेना शिंदे ग्रुप अपने आप को असर्ट कर रहा है और उसे लगता है कि अगर आप इस विधानसभा के चुनाव में उसने अपने आप को असर्ट नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी उसे असिमुलेट कर सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अजीत पवार के जो एनसीपी है, उसे लेकर तो खुद संघ परिवार की तरफ से उनके खुद के प्रकाशन ऑर्गेनाइजर में एक लेख में कई तरह के सवाल उठा दिए गए थे। यानी कि अजीत पवार ने इस पर अपनी आपत्ति भी सामने रखते हुए कहा कि आखिरकार संघ परिवार किस तरीके से हमें इस बारे में सोच रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए और वहां पर जो विघटन की स्थिति है उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को चुनावी पर्यवेक्षक के तौर पर तैयार किया है। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, ये दोनों वहां पर इंचार्ज, इलेक्शन इंचार्ज हैं। इन दोनों के अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त हैं। अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के तौर पर काम किया
उसके बाद ये दोनों यानी कि भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव प्लानिंग के लिए माहिर माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन दोनों के पास जो जातीय समीकरण को समझने की सूझबूझ है उसे भी बड़े पैमाने पर समझा जाता है। कुल मिलाकर इन दोनों का चुनाव यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहती। इसके साथ साथ अब कहां कहां दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहली दिक्कत, अजीत पवार के समूह में एक बड़ी दिक्कत यह है कि उनके विधायक टूटकर शरद पवार के एनसीपी से जाकर मिलना चाहते हैं और ऐसी हालात बनते दिखाई दे रहे हैं कि अजीत पवार के गुट में बहुत जल्द ही एक नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे, खास करके तब जबकि राज्यसभा की एक खाली सीट के लिए अजीत पवार ने अपनी पत्नी का नाम ही सामने रख दिया। इसके बाद से विधायकों में बहुत असंतोष है और ऐसा माना जा रहा है कि इस महायुक्ति में एक सबसे कमजोर कड़ी के तौर पर एनसीपी अजीत पवार है, जो कि टूटने के लिए तैयार बैठी है। जहां तक शिवसेना की बात की जाए शिंदे की, वहां पर भी बहुत ही गंभीर स्थिति है। शिवसेना शिंदे का मानना है कि उसको कम से कम 100 विधानसभा की सीटें मिलनी चाहिए, जिसके दम पर वो अपनी खुद की उपस्थिति रखे। मुख्यमंत्री के पद पर शिंदे अभी मौजूद हैं और वो अभी भी अपने आप को सीनियर पार्टनर के तौर पर दिखाना चाहते हैं। यानी कि शिवसेना शिंदे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के बीच में तनातनी है। शिवसेना शिंदे ने लोकसभा के चुनाव के दौरान अपनी सीटें कम होते हुए देखकर भी बहुत ज्यादा उफ नहीं किया, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे आए वो अनुकूल नहीं है। इसकी वजह से अब शिवसेना शिंदे को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं महाराष्ट्र के, उससे अपने आप को उबारते हुए अपने आप को एक सफल और अच्छे गठबंधन के तौर पर प्रस्तुत करें। मसलन मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी बैकफुट पर चल रही है। इसके साथ साथ जो किसानों का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत ही चिंता का मसला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर आप देखें तो केंद्र सरकार ने अभी किसान निधि जारी किया है, एमएसपी की दरें बढ़ाई गई हैं, किसानों की सहूलियत के लिए कई तरह के नई स्कीम्स लाई जा रही हैं, लेकिन क्या किसान अपने आप को तैयार कर लेंगे कि महाराष्ट्र में वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें? ये एक बड़ी बात है। इसके बाद मराठवाड़ा में पूरे इलाके में अजीत पवार अपना प्रभुत्व चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें यहां मिले ताकि वो अपने चाचा को पछाड़ सके, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी करने में परहेज कर रही है क्योंकि वहां पर अजीत पवार को लेकर काफी एंटी इनकम्बेंसी है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए कम से कम महाराष्ट्र में खबर अभी अच्छी नहीं दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप महायुक्ति महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं तो वहां पर 3 समूह हैं, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और उसके साथ साथ नेशनल एनसीपी शरद पवार। तो सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस को उम्मीद से बेहतर इस बार नतीजे लोकसभा के चुनाव में मिले हैं, लेकिन यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वोटों का कंसोलिडेशन था। मुस्लिम वोट बैंक पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ा था। इसके साथ साथ जो शेड्यूल्ड कास्ट वोट बैंक है वो भी बड़े पैमाने पर बीजेपी से टूटकर कांग्रेस के साथ आ गया था। क्या विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अपने इस नए समीकरण को बनाए रख पाएगा? संविधान में जो बदलाव का डर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव के दौरान दिखाया था, वो अपने आप में लोगों के दिमाग में बैठा है, लेकिन क्या उसको विधानसभा के समय चुनाव के इस पूरे समीकरण को इनकैश कर पाएगी कांग्रेस? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, संगठन के तौर पर आज कांग्रेस महाराष्ट्र में पहले के मुकाबले काफी कमजोर दिखाई दे रही है। उसके कई कद्दावर नेता आज कांग्रेस के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में क्या कांग्रेस अपने आप को एक बड़े पार्टनर के तौर पर महाराष्ट्र में प्रस्तुत कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह निकल कर आता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे यह मानता है कि वो इस पूरे अलायंस में सबसे बड़ा पार्टनर है। शिवसेना उद्धव ठाकरे 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहता है। यहां पर कांग्रेस को शिवसेना उद्धव ठाकरे के नीचे अपने आप को रखना पड़ेगा और उम्मीदवारों की संख्या भी कम रखनी पड़ेगी। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार हो? इसके साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे इस कोशिश में भी लगी हुई है कि शिवसेना शिंदे ग्रुप के कुछ एमएलए टूटकर उनके पास आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो उनको भी सीटों के लिहाज से एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि महाविकास अघाड़ी में एडजस्टमेंट का गेम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक यही परिस्थिति अब एनसीपी में शरद पवार के साथ भी हो रही है, जहां एनसीपी में शरद पवार ये चाहते हैं कि उनके भतीजे के साथ शामिल कई विधायक अब उनके साथ आ जाएं। इसलिए शिवसेना एनसीपी और
शरद पवार और उसके साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये दोनों अपने कोटे से भी ज्यादा सीट मांगने को इच्छुक होंगे। तो सीट का तालमेल एक अपने आप में बड़ा मसला है। जो वहां पर अभी किसानों का जो आंदोलन है, उसके साथ साथ मराठा आरक्षण की बात है, उसके साथ साथ आरक्षण और संविधान बदलने की बात लेकर जो पूरी मुद्दा निकला, दलित राजनीति का जो पूरा एक अलग प्रवाह महाराष्ट्र में देखने को मिला, इन सब चीजों को लेकर क्या महाविकास आघाड़ी इस नाराजगी को इनक्याश करते हुए अपनी सरकार बना पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आप एनडीए समूह की तरफ देखें या इंडिया अलायंस की तरफ देखें, दोनों के दोनों खेमे अपनी अपनी मुसीबतों को झेल रहे हैं। और ऐसे में ये चुनाव जो महाराष्ट्र में होने जा रहा है, अपने आप में बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है कि किस तरह से कौन यहां पर कैसे अपनी गोटी सेट करता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो भी अलायंस अपने आप को विधानसभा में आगे पाएगा, उसके लिए विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र के चुनाव साहब एक रोलर कोस्टर राइड बनने जा रहे हैं और इस पर हम लगातार आपको अपडेट देते भी रहेंगे। अब आइए हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा वैसे तो देखा जाए तो बाइपोलर स्टेट है, यहां पर कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी ये पूरा चुनाव है। और अगर आप 2014 उसके बाद 2019 के विधानसभा के चुनाव के पैटर्न को देखें तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ 2014 में जहां था उससे थोड़ा सा घटकर 2019 हुआ और इस बार शायद और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। जो लोकसभा के संकेत हैं वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहवर्धक नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, 5 सीटें बीजेपी के पास आई। जो वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का वो 46.11% है और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है वो 47.61% है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी पेच की बात है, जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन अब नहीं होगा। यानी कि हरियाणा में अब 3 पार्टियां होंगी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ आप चौटाला परिवार को नहीं भूल सकते, फिर जेजेपी। तो इस तरह से छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ साथ जो कि क्षेत्रीय स्तर पर है, उसके साथ साथ आपके साथ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में भी टकराव है। आइए अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने वोट परसेंटेज को मैनेज करने की कोशिश की, वो अपने आप में बहुत फलित होता हुआ नहीं दिखाई दिया। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके वजह से मुख्यमंत्री खट्टर को बदलकर लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया, उन्होंने अपना चुनाव जीत लिया। लेकिन मुख्यमंत्री सैनी के लाने के बावजूद आज भी हरियाणा में किसानों की जो नाराजगी है, जाट समुदाय की नाराजगी है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रही है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खुद के अंदर में छोटे छोटे गुट हैं और ये गुट एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। इसको लेकर केंद्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, केंद्रीय नेतृत्व, उससे बड़ी भूमिका निभानी होगी। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुनियोजित कर पाएगी? जो एंटी इनकम्बेंसी लगातार बीते 5 से ज्यादा सालों से भारतीय जनता पार्टी राज्य में देख रही है, उस एंटी इनकम्बेंसी से बाहर निकल पाएगी? और उसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को गैर जाट वोट पर पूरी तरीके से आश्रित कर रखा है। जाट वोट कितना है आज? 36.7% के आसपास यहां पर जाट वोट है और यह जाट वोट बड़े पैमाने पर आज की डेट में कांग्रेस के पास गया हुआ है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो स्थिति बहुत ही अलग होती हुई दिखाई दे रही है। जाट वोट बैंक अगर पूरे तरीके से कांग्रेस के पास रहा और उसके साथ साथ इन्फ्लुएंस जाट का और मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस के पास रहा तो कांग्रेस एडवांटेज की स्थिति होगी। लेकिन यहां पर जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी असंतोष को रोकने की कई तरह की कोशिशें कर रही है। इसको देखते हुए कई नई स्कीम्स भी लाई गई हैं, जैसे कि 100 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा, हैप्पी कार्ड लॉन्च करना, 90,000 लोगों तक फायदा पहुंचाना, 50,000 लोगों को नौकरियों देने की तैयारी करना और उसके साथ साथ संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव लाना और लोगों तक कई तरह की योजनाओं को पहुंचाकर उन्हें यह भी साबित कर बताना कि कैसे स्थानीय तौर पर, क्षेत्रीय तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करती दिखाई दे रही है।
लेकिन क्या मुख्यमंत्री सैनी इतने इफेक्टिव होते दिख रहे हैं? अभी तक अगर जो स्थिति देखें तो ऐसा नहीं लगता कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस होता हुआ कोई दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस के खेमे में सब कुछ प्लस है? साहब, यहां भी कुछ प्लस नहीं है। यहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त अंतर्विरोध है। कांग्रेस में दो गुट बटे हुए हैं। एक जो कि हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। 5 सीटें जो जीती हैं इस बार कांग्रेस ने विधानसभा में, इसे लेकर हुड्डा ग्रुप बहुत पावरफुल अपने आप को मान रहा है और मानता है कि यह जीत उसकी वजह से हुआ है। लेकिन दूसरा गुट है जिसे कि SRK कहा जाता है। हम शाहरुख खान की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम बात कर रहे हैं कुमारी शैलजा, हम बात कर रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला और उसके साथ साथ किरण चौधरी की। किरण चौधरी ने इस SRK को छोड़ दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है अपनी बेटी सुरती के साथ। तो कुल मिलाकर SRK में से सिर्फ SR बचा है, के बीजेपी के पास पहुंच गया है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा यह होगा कि खास करके भिवानी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो जाट वोट बैंक है वो बीजेपी के पास जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं कांग्रेस की। तो एक तरफ हुड्डा गैंग, दूसरी तरफ SR गैंग। SR गैंग बहुत बड़े पैमाने पर अभी सक्रिय होता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त होने की वजह से हुड्डा को इसकी वजह से दिक्कत आती है। तो कुल मिलाकर इन दो खेमों के बीच में हरियाणा की राजनीति कांग्रेस में सीमित है। अगर यह लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है तो इससे कांग्रेस को काफी नुकसान होगा। आज की डेट में कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद स्थिति हरियाणा में ही है, जहां पर किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर है। किसान संगठन अब एक बार फिर से आंदोलन को आगे लेकर आ रहे हैं और हरियाणा की सीमा पर एक बार फिर डेरा डालने की बात कर रहे हैं। अगर यह मामला सही वैसे बैठ गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल की बात होगी। इसके साथ साथ किसान आंदोलन के साथ साथ बेरोजगारी एक बड़ा मसला है जो कि हरियाणा में लोगों के लिए सामने है। अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि बड़े बदलाव सामने आने वाले हैं, लेकिन अग्निवीर की योजना को लेकर हरियाणा में बहुत असंतोष है। इस असंतोष को कांग्रेस भुनाने की पूरी कोशिश में है। इसके साथ साथ जो जाट वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या जाट वोट बैंक बीजेपी के पास है, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट और मुसलमान अगर कांग्रेस के पास चला जाता है, जो कि हमने लोकसभा में जाता हुआ देखा, तो फिर कांग्रेस को यहां पर एडवांटेज मिल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस एडवांटेज के साथ विधानसभा में जाएगी या आपस में सिर फुटौल करते हुए जाएगी। कांग्रेस की अभी तक जो प्रवृत्ति रही है, अगर आप 2019 के विधानसभा के चुनाव भी देखें हरियाणा के, तो उस वक्त भी कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां चाहते थे बहुत जबरदस्त काम करना, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनको मदद नहीं मिली। लिहाजा हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने तरीके से चीजों को नहीं कर पाए। इस बार अगर केंद्र नेतृत्व ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरीके से खुली छूट नहीं दी, तो फिर आपसी गुटबाजी बड़े पैमाने पर दिखाई देगी, सिर फुटौल होगा और कांग्रेस के पास जो एडवांटेज है वो एडवांटेज खत्म होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर आप हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी दोनों तरफ से, हालांकि ये बाइपोलर है, बड़े पैमाने पर दोनों तरफ से अपनी अपनी पोजीशनिंग है, लेकिन हरियाणा में छोटे राजनीतिक दलों का एक अपना अलग स्थान है। इन राजनीतिक दलों के सहारे ही हरियाणा में अभी बीजेपी की सरकार चल रही है। वैसे देखा जाए तो आज की डेट में अगर फ्लोर टेस्ट हो जाए तो शायद बीजेपी की सरकार विधानसभा में अपने आप को बहुमत साबित न कर पाए, लेकिन छोटी पार्टियों का अपना एक वोट बैंक है। जेजेपी और इस तरह के तमाम राजनीतिक दल अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अगर ये पार्टियां भी अपना अस्तित्व बनाए रखेंगी तो फिर हरियाणा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा और यह कह पाना मुश्किल होगा कि मुख्यमंत्री किसका बनेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें या फिर आप हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें, अक्टूबर से पहले ये सभी चुनाव होने वाले हैं। इसकी तैयारी जैसे ही जुलाई में संसद सत्र का विराम होगा बजट के पेश करने के बाद, उसके बाद आप चुनावी तैयारियां देखना शुरू कर देंगे। अगस्त के महीने में चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करने जा रहा है और उसके बाद अक्टूबर तक चुनाव हो जाएंगे। कुल मिलाकर अभी से लेकर अगले 3 महीने में आप जबरदस्त एक्शन इन तीनों राज्यों में होता हुआ देखेंगे। इस बार जो गर्मी पड़ रही है साहब, इस गर्मी ने तो कमर तोड़ दी है। कमर ही नहीं तोड़ दी बल्कि यह बता दिया कि अगर हम पर्यावरण के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो पर्यावरण, प्रकृति अपने साथ यानी हमारे साथ, इंसानों के साथ वो करेगी जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतने बढ़े हुए तापमान में
भारत और पूरी दुनिया के लोगों ने अपने जीवन को आज तक शायद जिया नहीं होगा। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको लगेगा कि हीट वेव का यह हाहाकार कितना जानलेवा है। अभी तक जो लोगों की मृत्यु के आंकड़े हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। सऊदी अरब में अभी हज चल रहा है, वहां पर बड़ी संख्या में पिलग्रिम्स पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं तकरीबन 1100 लोगों की मृत्यु सिर्फ हीट वेव से सऊदी अरब में हो चुकी है। मिस्र में 600 लोगों की जान जा चुकी है आधिकारिक तौर पर। भारत में यह आंकड़ा 145 बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है, मैं मानता हूं कि यह आंकड़ा कहीं बड़ा है, क्योंकि हमारे यहां हीट वेव को एक कॉज ऑफ डेथ के तौर पे ना के बराबर माना जाता है। मेक्सिको में 125 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी जून में 10 दिन और बचे हैं साहब, 10 दिन और बचे हैं, और अभी तक हिंदुस्तान में मॉनसून अपने रास्ते पर कहां बीच में रुका और अटका पड़ा हुआ है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, बारिश अभी कोसों दूर है। अगर मैं सिर्फ दिल्ली के आंकड़े आज आपके सामने रख दूं तो आप चौंक जाएंगे। यह मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें दिल्ली और उसके आसपास के इलाके की। हीट वेव की वजह से आज जो स्थिति है वो देखकर बस यही कहा जा सकता है कि भगवान अल्लाह मेघ दे, भगवान पानी दे, क्योंकि चारों तरफ टेम्परेचर जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। ऑन एन एवरेज 40 डिग्री या उससे ज्यादा के जो नंबर ऑफ डेज हैं, ये बीते 65 साल में इतने भारत ने आज तक कभी नहीं देखे। ये तो मैं डेज की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ आपको जो रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है उसकी जानकारी दूं, तो इसका भी रिकॉर्ड 80 साल का भारत ने तोड़ दिया है। 33 डिग्री से ज्यादा न्यूनतम टेम्परेचर आज की डेट में दिल्ली में आंका जा रहा है। यह बताता है कि जब आप रात में निकलते हैं 12 बजे भी, तो उस वक्त भी दिल्ली के आसपास के इलाकों में 40 डिग्री टेम्परेचर होता है। आप सोचिए ऐसी स्थिति में कैसे जीवित रह सकता कोई आदमी। आप जरा सोचिए कि सड़क पर या जो छोटी झुग्गियों में या इस तरह की छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग, जिनके पास तमाम सुविधाएं नहीं हैं, वो कैसे इस गर्मी को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। आपके सामने ये नक्शा अपने आप में बता रहा है, जो लाल पूरा आप चारों तरफ से देख रहे हैं, यह आपको अभी का तुरंत का डेटा और हम सब आपको जानकारी दे रहे हैं। ये आप देखिए किस तरीके से सब कुछ लाल है, और ये लाल रंग आपको बता रहा है कि कितना ज्यादा तापमान है। दिल्ली में आज की डेट में सामान्य से जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 8 डिग्री ज्यादा है, मिनिमम टेम्परेचर कम से कम 6 से 8 डिग्री ज्यादा है। यानी कि तापमान इतना जबरदस्त है साहब कि लोग घर से बाहर निकल नहीं सकते। इसकी वजह से जबरदस्त मौतें हो रही हैं। दिल्ली में हीट वेव की वजह से अभी तक 50 से ज्यादा मौतें बीते 48 घंटे यानी कि 2 दिन में हो चुकी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 147 का आंकड़ा जो सरकार ने जारी किया है वो छोटा आंकड़ा है। दिल्ली में हीट वेव की वजह से हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। स्थिति यह है कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, आप जरा, मैं आपके सामने रख रहा हूं यह स्थिति, वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे भी। वहां पर बाथिंग टब रखा गया है, उसमें बर्फ रख दिया जा रहा है और बीमार मरीजों को वहां डाला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दिल्ली और उसके तमाम आसपास के अस्पतालों में जहां हीट वेव से ग्रसित लोगों का इलाज किया जा सके। और यह हीट वेव जानलेवा है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर जो हमारा आमतौर पर 97.8 डिग्रीज के पास रहता है फ़ारेनहाइट, अगर ये 100 या 102 डिग्री के आसपास पहुंच जाए तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। 100 डिग्री पर पहुंचता है अगर आपका तापमान, यानी कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और गर्मी की वजह से उस वक्त आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपका 10% ब्रेन काम करना बंद कर देता है। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 101 पहुंचता है तो 25% आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। 102 टेम्परेचर के आसपास अगर आपका फ़ारेनहाइट, अगर आपके बॉडी टेम्परेचर हो जाए तो 50% ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और इस तरह की तमाम बीमारियों की शिकायतें बढ़ जाती हैं। किडनी, हार्ट और उसके साथ साथ लंग्स फेल करने लगते हैं और बहुत जल्द आप संक्रमित होकर मर सकते हैं। यह है हीट वेव। तो तमाम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये जो हीट वेव है ये अपने आप में
लू की एक जबरदस्त प्रचंड तरीका है जिसको आप देख रहे हैं। आखिरकार ये हीट वेव क्यों हो रहा है? आज पूरे के पूरे उत्तर भारत में इतनी प्रचंड गर्मी क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसका असर भारत पर भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। हम सब जानते हैं इसके बारे में, लगातार चर्चाएं होती हैं, 20 साल से हो रही है साहब, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आज उसका असर झेल रहे हैं। इसके साथ साथ विंड पैटर्न में, जो हवा का जो पैटर्न है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस विंड पैटर्न के बदलाव की वजह से अरब पेनिनसुला से निकला हुआ जो हवा का एक झोंका आता है, जो जिसको आप विंड वेव कहते हैं, वो विंड वेव अरब पेनिनसुला से होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए पूरे पश्चिमी भारत, उसके बाद उत्तर भारत को अपने ग्रसित करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो विंड है, इस विंड में एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्रीज है। यानी कि जहां भी, जिस रास्ते पर भी ये विंड बहती हुई जा रही है, जो लू जैसा आपको महसूस होता है, 47 डिग्री से ज्यादा इसका तापमान बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये जो तपिश है आपको फील्स लाइक 50 डिग्री से ऊपर कर देती है। यानी कि समझिए कि दुबई में न रहते हुए भी आज उत्तर भारत और पश्चिम भारत के तमाम लोग दुबई का टेम्परेचर भारत में महसूस कर रहे हैं। इसकी आदत हमें नहीं है। भारत में ऐसे टेम्परेचर्स हमने अभी तक नहीं देखे। इसके साथ साथ रात में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो जो बढ़ रहा है, जिसमें 6 से 7 डिग्री तक आप बढ़ोतरी देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जहां जहां शहर हैं वहां चारों तरफ कंक्रीट है। कंक्रीट पूरे दिन भर तपता है और रात में ये जो गर्मी एब्जॉर्व करता है उसको बाहर निकालता है। यानी कि मिनिमम टेम्परेचर आपका लगातार बढ़ता चला जा रहा है शहरों में। इसके साथ साथ हम सब एयर कंडीशनिंग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, कूलर्स बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से जो गर्मी पैदा हो रही है वो भी लगातार हमारे आसपास के इलाके को गर्म कर रही है। पूरे उत्तर भारत में और उसके साथ साथ पश्चिमी भारत में 14% हरियाली कम हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न बड़े पैमाने पर बदल चुका है। इसकी वजह से यह बड़ी झुलसती हुई गर्मी आज आपको दिखाई दे रही है। अब जो स्थिति बन रही है, इसमें राहत कहां से मिल सकती थी? राहत मिल सकती थी बारिश की वजह से, लेकिन बारिश बाधित हो रही है अल नीनो के वजह से। अल नीनो एक क्लाइमेटिक सिचुएशन है जो कि पैसिफिक ओशन में बड़े पैमाने पर होता है, जो मॉनसून विंड्स को भारत की तरफ आने नहीं देता है। मॉनसून 2 रास्तों से भारत आता है, एक अरेबियन पेनिनसुला की तरफ से, अरब से, और दूसरा बे ऑफ बंगाल के रास्ते से। अभी स्क्रीन पर जो आप अपना जो इमेजेस देख रहे हैं, ये हम आपको आज की ताजा मॉनसून की पहुंच की डेट दिखा रहे हैं। इसको फुल फ्रेम दिखाते हैं पूरे स्क्रीन पर। अभी आप इसी इमेज को देखिए और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि दरअसल इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो आप ये, अब इस स्क्रीन को यहीं पर हम फ्रीज करते हैं और इस फ्रीज को अब आप देखिए। इसमें जो लाल लाइन आपको दिखाई देगी, वो लाल लाइन आपको बताती है। आइए जरा मैं इसको आपको यहां इस पर दिखाता हूं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। यहां का जो ये पूरा अभी तक जो मॉनसून है, वो मॉनसून, इसको यहीं पे रोके, ये मॉनसून ये यहां तक आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये मॉनसून का पैटर्न है। ये वो इलाका है जहां पर बारिश आनी चाहिए थी। ये हम आपको अलग अलग रेंज दिखा रहे हैं। जो लाल लाइन आप देख रहे हैं, यहां पर बारिश को पहुंचना चाहिए था, लेकिन बारिश यहां नहीं पहुंच पा रही है। आप देखिए डेट के साथ मेंशन किया है कि कब कब बारिश कहां तक पहुंचनी चाहिए थी। यानी कि जून 1 तारीख तक बारिश यहां तक पहुंच जानी थी, इस पूरे इलाके तक नहीं पहुंची है। हम जब देख रहे हैं 10 जून तक बारिश आपको पूरे के पूरे उत्तर भारत को कैप्चर करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहां तक अभी बारिश नहीं आई है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो स्थिति है वो ये बनती दिखाई दे रही है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से मॉनसून बाधित होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से आज ये प्रचंड गर्मी आपको झेलनी पड़ रही है साहब। अब इसकी वजह से वेदर पैटर्न डिस्टर्ब्ड है और पानी बड़े पैमाने पर अब नहीं है। हम जो पानी के लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इसी वजह से है क्योंकि अब तक मॉनसून की बारिश आ जानी चाहिए। अल नीनो की वजह से मॉनसून के विंड्स अपने आप में कमजोर हो गए, जिसकी वजह से मॉनसून 18 दिन लेट चल रहा है। 18 दिन लेट चलने की वजह से तमाम जलाशय में जो पानी था वो लगातार सूखता चला जा रहा है। दिल्ली जैसे राज्य में तो पानी मिल ही नहीं रहा क्योंकि दिल्ली के पास वाटर लेवल ऐसे ही बहुत कम है। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी भौगोलिक तब्दीली आ रही है और साहब ये क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा असर है। जैसे कि मैं आपको अगर ये बताऊं कि अंटार्कटिका
जहां पर पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ और सिर्फ बर्फ मिलती है, ऐसा माना जा रहा है कि अगले 6 से 10 साल में एंटार्क्टिका पर बर्फ नहीं होगी, यानी कि साउथ पोल में बर्फ नहीं होगी। सोचिए, पृथ्वी का पूरा अलाइनमेंट इसकी वजह से चेंज होने जा रहा है। इस वजह से एक और जानकारी सामने आई है, पूरा का पूरा जो हिंदू कुश माउंटेन सिस्टम है, जहां पर आप तिब्बत का जो पूरा माउंटेन सिस्टम है, वहीं से गंगा नदी का स्रोत निकलता है, वहां पर बर्फबारी पहले के मुकाबले तकरीबन 27% कम हो चुकी है और यह लगातार कम होती जा रही है। इस बार तो अभी तक बर्फबारी हुई ही नहीं है हिंदू कुश रेंज में। अगर बर्फबारी इन तमाम क्षेत्रों में नहीं होगी तो 12 ऐसी नदियां हैं जो भारत में जल का प्रवाह रखती हैं, जो हिंदू कुश माउंटेन सिस्टम से निकल कर आती है। इन नदियों में अगर ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी नहीं मिलेगा तो पानी आएगा कहां से? यह एक बहुत बड़ी समस्या है साहब। अब इसकी वजह से आप सोचिए कि जब नदियां सूख जाएंगी तो तमाम शहर जो इन नदियों के किनारे बसे हैं, उन शहर में अब आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। आप ना पानी पी सकेंगे, ना अनाज पैदा कर पाएंगे, ना कुछ खा सकेंगे। और तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिस गर्मी को आप झेल नहीं सकेंगे। यानी कि एक बहुत ही एरिड डेजर्टिक कंडीशन पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नासा ने 2008 में इस बारे में एक पूरा शोध किया था और बताया था कि 2030-2035 तक अगर क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया ने और भारत ने ठोस कदम नहीं उठाए तो गंगा नदी गायब हो सकती है। गंगा नदी सरस्वती की तरह गायब हो सकती है, क्योंकि हिंदू कुश वाटर सिस्टम पर बर्फ की बहुत बड़ी कमी आ रही है। इसी बर्फ की वजह से गंगोत्री ग्लेशियर में ग्लेशियर दिखाई देता है, जहां से पानी रिसता है जो गंगा नदी तक पहुंचता है। तो साहब तैयार हो जाइए, हो सकता है कि अगले 6 से 10 साल में गंगा नदी का पानी न के बराबर आपको देखने को मिले। और जैसा कि आज हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सरस्वती नदी कहां और किस जगह से बहा करती थी, उसी तरीके से गंगा के बारे में भी हमें ढूंढना पड़ेगा, बालू और उसके साथ साथ उसके गंगा के प्रवाह के बीच में, कि गंगा में पानी है कहां, नदी है कहां। तो बहुत ही विकट समस्या आज हमारे सामने है, पूरी दुनिया के सामने है और भारत के सामने भी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जहां पानी है वहां बचा कर रखिए, गर्मी से अपने आप को बचा कर रखिए, पर्यावरण को सही करने की कोशिश कीजिए और जितना ज्यादा संभव हो सके आसपास पेड़ पौधे लगाइए। अन्यथा आप खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए एक ऐसा देश छोड़कर जाने को तैयार होंगे जहां पर न पीने को पानी होगा, न खाने के लिए अनाज होगा, तपती गर्मी होगी, झुलसती और जलती देह और शरीर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा देश छोड़ना चाहते हैं? इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आज हमें पानी बचाने की जबरदस्त आवश्यकता है और इसके साथ साथ आइए मिलकर अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ हरियाली पैदा करें। आज उत्तराखंड में जरा सोचिए, हिमाचल प्रदेश में सोचिए, जंगल पिछले 1.5 महीने से जल रहे हैं साहब, 1.5 महीने से। लेकिन सरकार के कर्मचारी जानते हैं कैसे इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, फसुआ और हंसली लेकर, आरी लेकर। साहब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज देश को, सरकार को और जनता को जागरूक होना होगा। अपने जंगल को हमें बचाना होगा, पेड़ लगाने होंगे, पानी बचाना होगा, नहीं तो भगवान ही मालिक है।